सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। महंगाई इस मुल्क में बढ़ती जा रही है। आज फिर पेट्रोल के प्राइजेस में इजाफा किया जा रहा है। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल के प्राइजेस में इजाफा है, लेकिन इससे कम वक्त के अंदर बिजली के प्राइजेस में इजाफा हो रहा है। गैस का बिल जो पहले सैकड़ों में आता था, 200, 300, 400 का आया करता था, वो अब बिल आता है 3000, 4000, 5000, 6000। लोग परेशान हैं। खाने पीने की अशिया भी महंगी है। अब ये सारे सिनेरियो जो इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, पीटीआई की हुकूमत, वो जब अपोजिशन में थी तो सबसे ज़्यादा तनकीद इसी बात पर करती थी कि पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, बिजली की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, गैस की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, और शोर मचाया करती थी। इवन ये कि कई दफ़ा तो उन्होंने बिल फाड़ने और सिविल नाफरमानी जैसी बातें इमरान खान साहब ने फरमाई। लेकिन आज ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 बहुत और अहम इशूज़ हैं, जिसमें चोलिस्तान जीप रैली वादी ने जीत ली है। वो कौन साहब हैं, सुल्तान, और उन्होंने कैसे नादिर मक्सी को हरा दिया है, वो मेरे साथ लाइव इंशाल्लाह प्रोग्राम के अंदर होंगे। साथ ही सेनेट का मामला है, दावे होना शुरू हो गए सेनेट में। पहले तो पैसे चलते थे, अब दावे हो रहे हैं। दावे हो रहे हैं कि हम इतनी सीटें जीत लेंगे, इतनी सीटें। सीएम साहब कह रहे हैं हम 10 सीटें जीत लेंगे। मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि हम 10 सीटें जीत लेंगे। 10 सीटें कैसे जीत लेंगे? और एक और मामला जो पाकिस्तान में गर्दिश हो रहा है कि डेट दी जा रही है कि जुलाई 1 से 5000 रुपए का नोट बंद कर दिया जाए। शब्बर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले महंगाई और ये जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की मुतासिर हो सकती है पेट्रोल के प्राइजेस की वजह से, डीजल के प्राइजेस की वजह से और बिजली के प्राइजेस की वजह से, क्या वाकई कोई स्ट्रैटेजी है या हर 2-4 दिन के बाद स्ट्रैटेजी चेंज होगी? मियां जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, हम देख रहे हैं कि हर चंद रोज के बाद चीजें महंगी हो रही हैं, कोई लंबी प्लानिंग नजर नहीं आती। इवन ये कि दिनों की प्लानिंग और वीक की प्लानिंग भी मुकम्मल नहीं हो पा रही। इस तरह से पेट्रोल की, गैस की, डीजल की, बिजली की प्राइजेस बढ़ रही हैं। आप बताएं, आप सनतें चला कैसे रहे? सनतकारों के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है ये? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, और इससे ये है कि हम कोई अपनी प्लानिंग करने के काबिल नहीं है, हम अपनी कोई कॉस्टिंग करने के काबिल नहीं है, हम अपने जो बायर्स हैं उनको कोई एक प्राइस देने के काबिल नहीं है, और कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इवन प्लानिंग हो नहीं सकती है। ये सब एडहॉकिज्म के ऊपर बिजनेस चलने वाले मामलात हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो 3 महीने के लिए रखें। ये 15-15 दिन, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया। और देखें, एक तो चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोलियम की, और उसी से आइडेंटिकल प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ाई जाती हैं, तो इसका मतलब है वो तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, तो यहाँ भी बढ़ रही हैं जी। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे उसके ऊपर जो पेट्रोलियम लेवी होती है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स होता है, तो उन चीजों की वजह से हमारे यहाँ कीमतें जो है अगर बाहर बढ़ती है, सपोज $1 या $2, तो हमारे यहाँ उसका जो इम्पैक्ट आता है वो $2.5 या $3 का आता है। तो उस वजह से हमारे यहाँ जो ज्यादा बढ़ जाती है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हमारी जो एक्सपोर्ट है 5 साल से स्टैग्नेंट थी। अब अल्लाह अल्लाह करके फिर ये गवर्नमेंट को हम एक चीज समझा रहे थे कि एटलीस्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है उनको आप कंपैटिबल करें और कॉम्पिटिटिव करें दूसरे कंट्रीज के साथ, ताकि हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है। तो अब इन्होंने गैस और बिजली की प्राइसेस को सतह पे फ्रीज किया था, लेकिन अब जाहिर है कि वो भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। 2 रुपए बढ़ा दिया, ₹1.95 पर यूनिट बढ़ा दिया मियां साहब बिजली के प्राइसेस। फिर ये बिजली में ₹1.95 इन्होंने बढ़ा दिया है, और कराची में भी बढ़ा दिया है। अब ये जो सिचुएशन है ना, मैं ये समझता हूँ कि किसी कीमत पे भी ये इतनी मतलब सिचुएशन है कि ये शैम्बल्स में है कि इतनी चीजें हैं कि जिसको कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट फॉर कर नहीं सकता और अपनी कोई कॉस्टिंग या प्राइसिंग कर नहीं सकता। अच्छा, आप क्या समझते हैं मियां साहब, ये हो क्यों रहा है? मियां साहब, ये हो क्यों रहा है? इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे, कंटेनर पे खड़े हो के बिजली के बिल, गैस के बिल फाड़ा करते थे, सिविल नाफरमानी की बातें करते थे, पेट्रोल के प्राइस के ऊपर एहतजाज करते थे। असद उमर साहब की तारीखी तकारीर हैं, उनके वज़रा की तारीखी तकारीर है नेशनल असम्बली के अंदर। ये हफ्तावार जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये इमरान खान साहब, उनकी गवर्नमेंट कर क्यों रही है? क्या समझ आता है आपको? ये बिल्कुल कंप्लीट इंस्टेबिलिटी है, और मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस के मामले में ये गवर्नमेंट के साथ पहले भी इश्यूज रहे हैं। इन्होंने, आप देख लें, आटा और चीनी को जिस तरह मिस हैंडल किया, मिस गवर्नेंस की, और इससे पहले पेट्रोलियम की शॉर्टेज आपको याद होगी कि लोग मारे मारे फिर रहे थे, और अभी ये जिस तरह से प्राइसेस को भी ये कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ इसमें मिस हैंडलिंग भी है।
और मिस गवर्नेंस भी है इसमें। ये चीजें जो है, अच्छा अभी आपने थोड़े दिन पहले ही की बात है कि गैस अचानक शॉर्ट हो गई हमारे मुल्क में, इंडस्ट्रीज को अचानक नोटिस आ गए, गैस के बिल आ रहे हैं घरों के, मियां साहब घरों के, छोटे छोटे घरों के बिल आ रहे हैं 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हजार रुपए। एक चूल्हा है 4,000, 5,000 रुपए का बिल आना शुरू हो गया, 300 का बिल आता था। या तो बात यह है कि अब देखें ना, ₹1.95 भी जिन्होंने बढ़ाया है ना, अब वो 50 यूनिट वाले तक के लिए भी बढ़ा दिया है इन्होंने। इन अदर वर्ड, जो उसका बिल आ रहा था गालबन ₹2 आ रहा था पहले, और अब ₹1.95, यानी उसका बिल 1 लाख डबल हो गया। हाँ। अब ये चीजें जो है, इससे ये जाहिर हो रहा है कि गवर्नमेंट के कमांड में, कंट्रोल में चीजें हैं नहीं, और वो चीजें उनके संभल नहीं पा रही है। मियां साहब मेरे साथ ही रहिएगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शब्बर जैदी साहब इस स्काई पर साबिक चेयरमैन FBR के बहुत सारे फार्मूलाज देते हैं और बहुत खरी बात करते हैं। शब्बर जैदी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं पहले महंगाई के रीजंस आपसे जानना चाहता हूं, फिर मैं 5,000 रुपए वाले नोट की तरफ आऊंगा, वो आपने एक फार्मूला दिया। लेकिन पहले ये कि हफ्तावार महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें। सनतकार तो कोई प्लान कर ही नहीं सकता, एक घर वाला भी प्लान नहीं कर सकता जो छोटा सा घर चलाता है। आखिर ये पॉलिसी स्ट्रैटेजी किस तरह की? आप कुछ दिन हुकूमत के साथ रहे, वैसे भी आप इमरान खान साहब के उस मैनेजमेंट के जरा करीबी माने जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी कौन सी है? कैसे हम पाकिस्तान को चला रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, बात ये कि मैं ये बात एग्री करता हूं कि हो सकता है कि कुछ चीजें गवर्नेंस के इशू आ रहे हों, मगर मैंने 2 आर्टिकल लिखे थे रिसेंटली बिजनेस रिकॉर्डर में रिगार्डिंग दीज एनर्जी इशू। जी, मैं आपको बिल्कुल एक वाज़ेह बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में आपके पास आपको एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी कह रहा हूं मैं इसको, एनर्जी को आप पावर कह लें या पेट्रोल कह लें, जो कुछ भी कह लें, एनर्जी सेक्टर में आपको तकरीबन 1,000 बिलियन की सब्सिडी देनी पड़ेगी। 1,000 बिलियन की, सुन ले। अच्छा, और ये इसमें कोई ताल्लुक इस गवर्नमेंट का नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हमारा जो 1,000 बिलियन की सब्सिडी का अमाउंट है, ये हमारे बजट में इंक्लूडेड नहीं है। अब उसकी वजह से हम इसके लिए एडहॉक किस्म की मेजर्स लेते हैं और उसको फिल इन द गैप करते हैं। अभी मैंने ये बात इमरान खान साहब को भी कही है, और मैंने जब मैं गवर्नमेंट में था, जब भी मैंने कही थी कि हमें आके बिल्कुल वाज़ेह अवाम को ये बता देना चाहिए कि हमें 1,000 बिलियन सब्सिडी देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बगैर आज हमारे कंज्यूमर में वो ताकत नहीं है कि वो उतना पैसा दे सके बिजली का। ठीक है। और ये मसला गवर्नेंस का नहीं है उस सेंस में, ये मसला ट्रांसपेरेंसी का उस सेंस में है कि आप एक सही हकीकत है जो पब्लिक के सामने लानी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं आप कहेंगे कि मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं, मगर मैं आपको इसमें तकरीबन यकीन से ये कह सकता हूं कि इस 1,000 बिलियन की सब्सिडी के अंदर कोई ताल्लुक इस गवर्नमेंट का नहीं है। ये पिछली गवर्नमेंट के मामले 5 साल से चल रही है, और अभी मैं एक बात और बता दूं जी कि ये अगले 5 साल भी रहेगी इसी तरह। तो जब तक आप इस मैकेनिज्म को सेटल नहीं करते, बिजली की और एनर्जी के अंदर सब्सिडी का लेवल आप खत्म नहीं कर सकते, और सब्सिडी का लेवल अगर आप आगे पीछे करते हैं तो फिर आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, और आपको ये चीज सामने आती है। इसके ऊपर हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसकी इकोनॉमिक्स रियलिटीज को समझना चाहिए। लेकिन शब्बर भाई, बात नहीं है। एक बात यह है कि यही वो टीम, इमरान खान साहब की टीम जब अपोजिशन में थी तो ये बिजली के बिल फाड़ दिया करती थी, पेट्रोल की उसके ऊपर ऐसी तकरीरें करती थी, पार्लियामेंट के अंदर लोग टीवी पर देखकर तालियां बजाते थे। असद उमर की तकरीरें, क्या तकरीरें करते थे वो। अब मामला यह है कि वही टीम अब जब ये कर रही तो लोग कह रहे हैं कि हफ्तावार महंगाई हो रही है। आप तो उसका एक टेक्निकल रीजन दे रहे हैं। ये क्या नहीं जानते थे कि हम जो बात कर रहे हैं वो बाद में हम नहीं कर सकेंगे? सर मेरी बात सुने, मैं भी इमरान खान के करीब था और हूं। आपने मेरे से कभी इस तरह की गुफ्तगू सुनी थी? नहीं लेकिन आपसे तो बहुत सारे ख्वाब, आपने बहुत सारे ख्वाब दिखाए थे। मैं ख्वाबों की तरफ आता हूं, मैं ख्वाबों की तरफ आता हूं जो आपने ख्वाब दिखाए थे। जी, आपने मेरे से कभी गुफ्तगू इस तरह की सुनी थी? ठीक है, मैं नहीं कहता, मैं किसी दूसरे आदमी के बयान का जिम्मेदार नहीं हूँ जी, मगर मैंने तो जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी उनको, इमरान खान को ये बात मशवरा दिया था कि आप
असेंबली में तकरीर करें और पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है इकोनॉमिक्स की वो बता दें। हाँ। क्योंकि अगर जितना इतना टाइम गुजरता जाएगा ये सारा बलबा बोझ बन आपके ऊपर जाएगा, गिरेगा, ये बोझ बन जाएगा। और ये आपके ऊपर गिर रहा है। इसलिए तो ये आज भी ये कह रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई रहेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। जी 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 जी। महंगाई जो होती है ना, महंगाई वो रिलेटिव होती है जी। पाकिस्तान में 2 करोड़ आदमी ऐसा रहता है जिसके लिए महंगाई कोई चीज नहीं होती, और 18 करोड़ आदमी ऐसा रहता है जिसके लिए महंगाई रेलेवेंट होती है जी। तो अब महंगाई का जो इशू है वो ये देखना पड़ेगा कि महंगाई हमें किन चीजों में कंट्रोल करनी है। ठीक है। ये हमें जो मेरा स्ट्रेटजी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ और खान साहब के साथ भी काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, हमें इस वक्त फूड आइटम के ऊपर कंट्रोल करना है, और जो सब्जियां और इस जो बेसिक कमोडिटी पे कंट्रोल करना है, जो वो महंगाई आम आदमी को अफेक्ट करती है। अच्छा, तो वो सब चीजें, यस आई एग्री, वो हालात आइडियल नहीं है, मगर ये सारे वजूहात हैं। इस पे अच्छा शब्बर भाई, एक और चीज है, वो मामला ये है कि मैं तो कई सालों से देखता हूं कि पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेसी है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें रिश्वत चलती है, और ठीक ठाक रिश्वत चलती है। हर मीटिंग का मकसद होता है मुझे क्या मिलेगा, इसे क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, ऊपर वाले को क्या देना है, ये। और ज्यादातर रिश्वत जो है वो 5000 नोट से वाबस्ता है। वो नोटों के पैकेट चल रहे होते हैं, लोगों के घरों के अंदर हैं, लोगों के ड्राइंग रूम्स में, उनके किचन में भरे हुए हैं। ये 5000 रुपए का नोट है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपने इसके बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी चीजें सामने आई। 40,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड, 25,000 रुपए का प्राइस बॉन्ड, ये नहीं होना चाहिए। ये होने जा रहा है। इमरान खान साहब के आप बहुत करीब है, 5000 रुपए का नोट बंद करवा रहे हैं, हो जाएगा बंद? देखिए, मैंने शायद एक और प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि 5000 का नोट बंद होना एक मामूली स्टेप है, एक बड़े प्रोग्राम का हिस्सा है ये, और ये प्रोग्राम लिंक्ड है एफएटीएफ के साथ। अच्छा। और वो प्रोग्राम ये है कि हमें अनडॉक्यूमेंटेड मनी की और ब्राइबरी और करप्शन की मनी की पार्किंग लॉट को खत्म करना है। ठीक है। इसके पार्किंग लॉट जो हैं वो एक तरीके से खत्म हो रहे हैं। पहला, आपको अगर याद होगा, जो पहला एक्शन इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया था वो था कि इन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को इंक्रीज किया था, आपको याद होगा। ठीक है जी। वो प्लॉटों में पार्किंग हो रही थी, और अभी भी हो रही है, मैं नहीं कह रहा खत्म हो गई, अगर वो प्रॉपर्टी में पार्किंग हो रही थी। ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा एक लॉ आया जिसमें हमने कहा कि फॉरेन करेंसी अकाउंट का जो डेबिट है वो सिर्फ उनको मिलेगा जो फाइलर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक लॉ लाए जिसमें हमने कहा कि प्राइस बॉन्ड को हम बंद करेंगे, बेयरर प्राइस बॉन्ड को। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब ये इंशाल्लाह ताला 5000 का बॉन्ड रुपया बंद होगा। ठीक है जी। 5000 रुपए का नोट बंद होगा। सुन ले बात, सुन ले, कंप्लीट कर दे मुझे बात। हाँ जी। उसके बाद बंद होंगी एक्सचेंज कंपनीज। अच्छा। उसके बाद बंद होंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट के डेबिट्स। अच्छा। उसके बाद बंद होंगे बुलियंस की ट्रेडिंग। अच्छा। उसके बाद बंद होगी सरकारी नौकरों, सरकारी एम्प्लॉइज की ड्यूल नेशनलिटी। उसके बाद बंद होगी पाकिस्तान की टैक्सेबिलिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप नॉट रेजिडेंट। ये दुबई वाला मजाक भी कम है। ठीक है। ये एक बिल्कुल क्लियर प्लान का हिस्सा है। हाँ। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें टाइमिंग का आगे पीछे हो सकता है। हाँ। और मैं आपको एक बात आज बता दूं जो आप लोग शायद आप में नहीं है। हाँ। कि 2016 में जी सेनेट ने ये ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास की थी कि 5000 का नोट बंद हो जाए। हाँ। इसमें, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लोग बात गलत समझ रहे हैं, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ नोट है, और उसके लिए एक रीजनेबल टाइम दिया जाएगा। अच्छा। और उससे भी आगे तीसरी बात, आखिरी बात जो है वो ये है। हाँ। कि जो आप महंगाई की बात कर रहे थे, जी। ये महंगाई जो है, हाँ। इसकी बहुत बड़ी वजह एग्रीकल्चर कमोडिटीज और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। मैं शब्बर भाई उस तरफ आता हूँ, असल लोगों को शब्बर भाई एक असल लोगों को परेशानी ये है कि मेरे पास तो घर में बहुत सारे 5000 रुपए के नोट हैं, पप्पो ने भी रखे हुए, दादी ने भी रखे हुए, मियाँ साहब ने भी रखे हुए, पूरे घरों के अंदर जो है कैश पे चलता है, बैंक अकाउंट में जमा नहीं कराते। उन लोगों के लिए क्या होगा? उनके पैसे जमा हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो परेशानी नहीं है ना, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरे पास तो कोई नोट 50,000 का नोट नहीं है। मैं तो मेरी अच्छी बात है। अगर परेशान है तो क्या बुराई है सर, अच्छी बात है ना। हाँ। अगर उन्होंने कैश रखा हुआ है तो बैंक में जमा करा दें। अच्छा। चेंज कर लें जाके, परेशानी क्या है? और कारोबार
कारोबारी हजरात जो हैं वो क्या करेंगे? कौन सा कारोबार बताए ना जरा मुझे, एक कारोबार बताए ना, बोले मुझे बताएं। भाई वो तो चेक के ऊपर चल ही नहीं रहा, वो कह रहे हैं कैश पे चलाएंगे, 5-5 हजार रुपए के नोट इधर उधर हो रहे हैं। अबे भाई एक बात सुन लो ना, हाँ। जो आदमी कह रहा है कारोबार वाला 5 लाख का नोट पे कर रहा है, इसका मतलब है या तो वो कारोबार किताब में नहीं है, अच्छा, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, इनलीगल कारोबार है। तो इलीगल कारोबार चलना चाहिए, हाँ। चलना चाहिए। आप चलाना चाहते हैं चलाएं, एफएटीएफ वालों से आप निपटेंगे, मैं निपटूंगा। हाँ। सही है। आप मुझे क्या पता कि आप हीरोइन बेच रहे हैं या आप आम बेच रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के, मिनिस्टरों के घरों के अंदर भरे हुए 5-5 हजार रुपए के नोट। क्या है यार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें हम पान लपेट के बेचा करेंगे ना बाद में। परेशानी क्या है, तुम क्यों परेशान हो इतना यार? खुशी की बात है ना, क्यों परेशान होता ज्यादा? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। जिस आदमी अच्छा शब्बर भाई, मैं जरा मियां जाहिद हुसैन साहब का भी टेक ले लूं। मियां साहब, शब्बर भाई ने तो बहुत खुल के प्लान दे दिया कि ये सब कुछ होगा, एफएटीएफ के थ्रू होगा। सेनेट ने 2016 के अंदर रेजोल्यूशन पास की हुई है, नोट बंद ही होना है, नोट बंद हो जाएगा 5,000 रुपए का। मियां साहब जी, मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह से 5,000 रुपए का नोट बंद करना, ये आप बिजनेसमैन को मजीद स्क्वीज करने वाली बात होगी। पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह के आप चीजें लेके आएंगे कि जिससे कारोबार को और महदूद करते चले जाएं, लोगों को सहूलतें महदूद करते चले जाएं, उतना आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है मियां साहब। उतना आपका कारोबार का और मईशत का साइज भी सुकड़ना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि लोगों को राहत दी जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पाकिस्तान ने अभी कुछ दर्जे बेहतरी की है, गालबन 122 से 108 दर्जे पे है, इसको और बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। और एक बात ये आप कभी ना भूलें कि देखिए, टैक्सेशन या टैक्स कलेक्शन या व्हाइट मनी होना या डॉक्यूमेंटेशन होना एक सब्जेक्ट है और उसके ऊपर बिल्कुल काम करने की जरूरत है। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि ये जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे होते हैं, ये लोगों को जॉब। लेकिन मियां साहब, बहुत सारा कारोबार तो लिखत में नहीं है और करप्शन इतनी ज्यादा है, 5,000 रुपए वाले नोट की वजह से इतनी करप्शन है, उफ या अल्लाह। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं? जी शब्बर भाई, सोना भी बंद करेंगे। सवाल है जी एक मियां साहब, शब्बर भाई की बात सुन लें। जी मियां साहब, मेरा सवाल है जी कि 2013 से लेकर 2018 तक गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ साहब की। जी ठीक है, और कारोबारी आदमी थे, कारोबार को प्रोटेक्ट कर रहे थे, कैश चल रहा था, कैश आ रहा था, फॉरेन करेंसी आ रही थी, फॉरेन करेंसी जा रही थी। ठीक है जी। और 2013 से लेकर 2018 तक एक्सपोर्ट जो थी वो 2013 से कम की वैल्यू पर आ गई थी जी। ठीक है। हाँ। जीरो रेटिंग भी थी, सब कुछ था, जीरो रेटिंग सेक्टर की भी थी। हाँ। जितने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते थे वो दे दी थी उन्होंने। हाँ। और सब पाकिस्तान में मालामाल था, पाकिस्तान बहुत बेहतरीन चल रहा था। ठीक है। मगर एक्सपोर्ट 20 से 20 थी। ठीक है जी। अच्छा, और डॉक्यूमेंट जो करेंसी सर्कुलेशन थी वो 49 बिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी थी। ठीक है। 58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी, 58 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी जी। इंपोर्ट के ऊपर आप कारोबार चला रहे थे। 20 की एक्सपोर्ट थी और 15 का आपका था रेमिटेंस, 18 का रेमिटेंस था, 20 प्लस 18 38 और 58 की इंपोर्ट थी। 20 बिलियन डॉलर मेरे वालिद साहब तो नहीं लाएंगे ना। हाँ। 20 बिलियन डॉलर को किसका वालिद साहब देगा? कौन सा कारोबार, किधर की दुकान, कौन सा बिजनेस? क्या बातें करें मियां साहब। हाँ। पहले अपनी पुरानी गवर्नमेंट की कहानी तो देखें। 2018 30 जून 2018 की बैलेंस शीट बनाएं जी। 30 जून 2018 की बैलेंस शीट बनाएं और 2013 से 2018 का एक्सपोर्ट का फिगर ले लें। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 38 बिलियन है, आपकी एक्सपोर्ट 5 साल में 20 बिलियन रही थी। आपने हर बेनिफिट दिया था। सुन ले मेरी बात पूरा कंप्लीट करने मुझे। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे ये बताइए कि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी आपने चलाई थी इकोनॉमी। 58 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट का बिल था हमारा 2018 में। एक्सपोर्ट थी 20 और इंपोर्ट थी और रेमिटेंस थी, अगर आप 20 भी लगा लें 40। 18 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ आप मुल्क चला रहे थे और अब आप कहते हैं मैं जमहूरियत लेकर आऊंगा। बात यह है कि जब आपने फैक्ट्स को नहीं एग्री करना
तो फिर हम बहस करते रहेंगे, फैक्ट्स के तहत चलेंगे आगे। मुझे बिजनेस के बारे में मियां साहब जानते हैं, वो कारोबार करते रहे, मगर मैंने भी 40 साल बिजनेस डील किया है। मुझे भी पता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, और मुझे ये भी पता है कि कौन सा बिजनेस कैश में चल रहा है और कौन सा बिजनेस चेक पे चल रहा है। अच्छा चले मियां साहब अपना पॉइंट दे दें शब्बर भाई के पॉइंट के ऊपर, मौका दीजिएगा। जी 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 मियां साहब कहिए। जी कहिए। देखें, बात यह है कि शब्बर भाई ने जो बात की, कुछ में बातों में वजन है, लेकिन इसमें कुछ दूसरे पॉइंट्स भी हैं जिनको हमें कंसीडर करना होगा। पहली बात तो ये कि नून लीग की हुकूमत से तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्या कर रहे थे या क्या नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमारा काम यह है कि हम बिजनेसमैन हैं, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ठीक है। वो जो पीरियड जिसका इन्होंने रेफरेंस दिया अपार्ट फ्रॉम दी नून लीग गवर्नमेंट, उसमें जो मेरिट था वो ये था कि उस वक्त हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उस वक्त हमारे पास बिजली नहीं थी, उस वक्त हमारे पास गैस नहीं थी। जब ये चीजें आपके पास नहीं थी तो सकते थे, एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं सकते थे। जब आपके पास बिजली आएगी, जब गैस आएगी, लॉ एंड ऑर्डर आएगा, तभी आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। उस वक्त उन्होंने डॉलर 90 रुपए पे रखा हुआ था, और बाद में डॉलर जब 160 रुपए पे हुआ या अब 158 पे है, तो उस वक्त डॉलर की कीमत इसीलिए कम रखी हुई थी, और अब इसीलिए डॉलर की कीमत यानी कम रखी है, यानी रुपए की कीमत कम रखी है, ताकि अब एक्सपोर्ट्स हो, इसलिए कि अब आपके पास बिजली भी है, गैस भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। तो एनवायरमेंट तो अब बना है आपके पास आके, तो उस वक्त तो एनवायरमेंट था ही नहीं। हम तो बात कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। अब जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, इलेक्शन पे सबसे पहले टैक्स जो है इसाक डार साहब नहीं लगाया था। नहीं कर रहा सर। अब पॉइंट ये है, हम टॉपिक से थोड़ा सा हट गए शब्बर भाई, और मैं ये समझता हूँ, शब्बर भाई एक सेकंड मुझे दे दीजिए। देखें, हम एक तरफ जब बात करते हैं कि हमें 8,000 अरब रुपए का हमारा रेवेन्यू का टारगेट होना चाहिए, या ये कि हमारा पोटेंशियल है इकोनॉमी, वो पोटेंशियल हम कब कैश कराएंगे या कब टैप कर पाएंगे? वो तब टैप कर पाएंगे जब आप बिजनेसमैन को सहूलत देंगे, उसे कारोबार करने की आजादी देंगे। सिर्फ एक रिश्वत कंट्रोल करने के नाम के ऊपर अगर आप 18-20 करोड़ पाकिस्तानियों को लगाम डाल देंगे, उन्हें काम नहीं करने देंगे, उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देंगे, आपके कारोबार सारे कोलैप्स करना शुरू हो जाएंगे, सारे काम आपके। आप ये कह रहे हैं मियां साहब, अगर 5,000 रुपए का नोट बंद होगा तो कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो जाएगा, और शब्बर भाई कह रहे हैं उसके बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। जहां तक रिश्वत का ताल्लुक है, तो रिश्वत तो आप सोने से भी दे सकते हैं, रिश्वत ये पूछ लें। जी 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 शब्बर भाई, रिश्वत आप डॉलर की शक्ल में भी दे सकते हैं। जी 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 शब्बर भाई, मियां सवाल है, मियां साहब से ये पूछें कि कराची में, पाकिस्तान में कितनी दुकानें हैं और कितनी दुकानें क्या सेल कर रही हैं, और वो क्या कमा रही हैं और क्या खा रही हैं? कौन सा कारोबार बंद हो जाएगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बात ये है कि ये जो मेरी बात सर, पूरी मार्केट, आप रिश्वत बनाते ये सारी पाबंदियां लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर रिश्वत को कंट्रोल करने के लिए। मियां साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, 1-1.5 करोड़ दुकानदार जरूर अफेक्ट होगा, उनका रोजगार अफेक्ट होगा, मगर मुझे 1-1.5 करोड़ दुकानदारों से मतलब है, मगर वो एक हद तक है। मगर दुकानदार जो है हर एक के साथ 6, 7, 8, 10 आदमी लगे हुए हैं, वही तो 15 करोड़ बन जाते हैं। सर वही बात सुन लेना, मगर उसमें 18-17 करोड़ आवाम का कोई ताल्लुक उस दुकानदारी से नहीं है, और वो 17 करोड़ आवाम दोनों तरफ से मार खा रहा है। मियां साहब ने भी मुझे कहा कि बिजली नहीं थी, एक्सपोर्ट हो गई, तो भाई ये बिजली का जो अब आपको आ गई ये बिजली, तो बिजली का रेट क्या था, किस रेट पे एलएनजी लानी पड़ी, किस रेट पे एलपीजी लानी पड़ी, फिर आप कहते हैं महंगाई हो गई। देखिए ये दोनों कहानी नहीं करप्शन है। हमें ये नहीं आता, ये सब बातें बेकार है। बिजली चोरी है ना, 200 अरब रुपए के लाइन लॉसेज भी है ना, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, 400 अरब रुपए तो बिजली सेक्टर में ट्रांसमिशन लॉसेज में। मियां साहब पूछ रहा हूँ, आपने एक शब्बर भाई, मेरी गुजारिश है मियां साहब, आप दोनों हजरात से बहुत टेक्निकल चीज चले गए, मैं सिंपल ये आम लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं। शब्बर भाई चूंकि इसके एक्सपर्ट हैं, और मियां साहब आप भी एक्सपर्ट हैं, कि 5,000 रुपए का नोट जब नहीं होगा तो लोगों के लिए क्या दुश्वारियां होंगी और क्या आसानियां होंगी। शब्बर भाई प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूं एक असूली बात है, एक असूली बात है कि आप, इसका मतलब है कि आप हर चीज बंद कर दें। ये तो वो शेर वाली बात है कि मगज को बाग में जाने ना दो, ना हक खून होगा परवाने का, कि परवाना जो है वो बाग में जाएगा तो फिर वो शहद की मक्खी जाएगी, वो रस चूसेगी, फिर मोम बनेगा, उसके तो बाद होगा परवाना आएगा। शब्बर भाई जी ये बड़ी फॉर्क फ्लंग बात है। जी जी मियां साहब, शब्बर भाई की बात सुने जरा एक मिनट। जी 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 सर, मुझे एक बात बताएं, ये कौन सी आयत में लिखा है कि नोट 5,000 का होगा? जो मियां साहब कह रहे हैं ना, मियां सुन ले, मियां साहब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से नोट होना चाहिए 1,00,000 रुपए का। ठीक है,
बड़ा आसान हो जाएगा, कारोबार इतना बेहतर हो जाएगा, पाकिस्तान का कारोबार 10 टाइम हो जाएगा। लाख का नोट करें, ठीक है, 1 लाख रुपए का नोट। अपनी बात कंप्लीट कर दें। देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है हाँ। कि नोट कितना बड़ा होना चाहिए, हाँ। ये कोई मुझे ख्वाब नहीं आई है, हाँ। ये किसी को ख्वाब नहीं आती कि नोट 5,000 का होना चाहिए। व्हाई नॉट 10,000, व्हाई नॉट 20,000? सुन ले मेरी बात। व्हाई नॉट सिक्का कॉइन्स, 1 रुपए का कॉइन। अच्छा, मियां साहब बात तो सुने ना, शब्बर भाई की बात सुने। मेरी बात कंप्लीट करने से प्लीज। सर मैं कह रहा हूँ इसका ताल्लुक होता है पर कैपिटा इनकम के साथ। ठीक है, कि जितनी बंदे की पर कैपिटा इनकम होती है किसी कंट्री की, उसकी डिनोमिनेशन और करेंसी उससे रिलेट करती है। हाँ। और पाकिस्तान में इस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है उसका 136 आइटम का 5,000 का नोट है। अमेरिका में वो 630 है, इंग्लैंड में 500 है, इंडिया में बड़ा नोट 1,000 है, बांग्लादेश में 1,000 है जी। 5,000 का नोट जब आया था तो उसके बारे में लिखा था स्टेट बैंक सर्कुलर में कि हम इसलिए इशू कर रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये अगर आपने करना है तो बिल्कुल खुशी से करें, मगर मुझे ये बता दें कि ये कोई घर में किसी को ख्वाब नहीं आया है कि 5,000 का नोट गलत है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि बेयरड सिक्योरिटी जो होती है ना सर, ये बेयरड सिक्योरिटी होती है। जी जी जी। बेयरड सिक्योरिटी का ट्रांसफर का लिमिट होना चाहिए। ये हर माशरे में होता है, हर सोसाइटी में होता है। कोई मुझे दुनिया का मुल्क दिखा दें जिसमें पर कैपिटा इनकम इतनी हो और कैश इकोनॉमी इतनी हो और इस अमाउंट का नोट हो, तो मैं अपना बात वापस ले लूंगा। मैंने फिर आपको कहा कि 2016 की सेनेट की रिकमेंडेशन को पढ़ लें। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि पास हो चुकी थी 2016 में, सेनेट ने कर दी। जो FATF के फॉर्मूला है, बहुत सारी चीज़ें बंद होनी है, उसमें 5,000 रुपए का नोट भी बंद होना है। ये बंद होगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसने बंद होना है। मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद चोलिस्तान जीप रैली, उसके अंदर एक खानवादा, एक दरगाह का खानवादा जो है सुल्तान, वो जीत गए हैं। मेरे साथ इस वक्त होंगे, हम तारुफ करवाएंगे ये साहब कौन है जिन्होंने नादिर बख्शी को हरा दिया। मेरे साथ बराह रास्त होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खेल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खेल होते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में उस तरह से मालूम नहीं होता। हमारे यहाँ जितनी भी जीप रैलीज होती हैं उसमें नादिर बख्शी हमेशा आगे होते हैं। अक्सरियत उन्हीं की या उनकी टीम या उनके दोस्त अहबाब होते हैं। आज जिस रेस की का मैं जिक्र करने वाला हूँ, चोलिस्तान जीप रैली, वो एक सुल्तान ने जीती है। वो सुल्तान, उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बताऊँ। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू के खानवादे हैं और सुल्तान मोहम्मद अली साहब ने बड़ी महारत से ही जीती और नादिर बख्शी साहब को हरा दिया। अब इनकी शख्सियत बहुत ही इल्मी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है और ये ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं माशाल्लाह से, और जीत गए हैं आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब वक्त निकालने का। ये चोलिस्तान का इवेंट बहुत मशहूर इवेंट है और इसमें आपने हिस्सा लिया, आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही और आप जीत गए। क्या महसूस कर रहे हैं सुल्तान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, फैसल अजीज़ खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपके जितने व्यूअर्स हैं, मैं इन सबको सलाम पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से पहले दिन से ही पोजीशन मेरी मुस्तहकम रही और आज भी मैंने कोशिश की कि मैं अपने मोमेंटम के साथ गाड़ी चलाऊं। और जैसा कि ये चोलिस्तान का इवेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा रैली इवेंट है, इसमें पाकिस्तान के जितने भी टॉप के ड्राइवर्स हैं सब पार्टिसिपेट करते हैं और सबकी ख्वाहिश होती है कि इसमें अच्छी पोजीशन लें। और मेरे जो उस्ताद भी हैं और पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट के लेजेंड हैं नादिर बख्शी साहब, अच्छा, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे। आपने उन्हीं को हरा दिया। उनके साथ मैंने इस दफ़ा काफ़ी टाइम गुजारा, काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी टिप्स लिए और मैंने कोशिश की कि जिस तरह उन्होंने सिखाया मैं उसी तरह गाड़ी चलाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन भी मेरी पोजीशन बेहतर रही और ओवरऑल टाइमिंग के मुताबिक भी मैं फर्स्ट हूं और मैं बड़ा खुश हूं आज के। अच्छा सुल्तान साहब, ये ज़बरदस्त बात आपने की, जिनसे आपने सीखा, जिन्होंने टिप्स दी, आपने उन्हीं को हरा दिया। अच्छा, आपने अपना ये ट्रैक कितनी देर में मुकम्मल किया और इसमें क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आई? जी,
तकरीबन 3 घंटे और 18 मिनट में मेरा ट्रैक हुआ है। नादिर मक्सी साहब का 3 घंटे और 22 मिनट में हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोमेंटम के साथ हम रहे। दुश्वारियाँ तो साफ ज़ाहिर है, इतनी लंबी रेस है, इतना लंबा ट्रैक है, काफ़ी चीज़ें मुश्किलों का हमने सामना किया। स्पेशली जब मैं पहले दिन चला रहा था तो स्टेज 1 में ही जब ऑलमोस्ट मैंने 190 टच किया तो मेरी गाड़ी में गाड़ी लिम्प मोड में चली गई, चेक इंजन लाइट आ गई, हम लोग रुक गए। अच्छा। तो हमने ट्राई किया कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए, गाड़ी को ऑफ करके ऑन किया, 1-2 दफ़ा रुके भारत। अच्छा। लेकिन उसके बाद आगे अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ठीक चली और स्टेज 2 जो है वो भी ठीक रही। आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेहतर रहा। मोमेंटम को हमने बरकरार रखने की कोशिश की, तो ओवरऑल हमारी रेस जो है वो बहुत बेहतर है। आज सेकंड स्टेज में भी हमें कुछ चीज़ें मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन सुल्तान साहब आपका ताल्लुक कहाँ से, लोग जानना चाहते हैं। नादिर मक्सी साहब तो वजीर भी रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़रदारी साहब के बहुत करीब रहे। लोग पूछते हैं आपने तरबियत कहाँ से हासिल की, लोग कहते हैं आपका ताल्लुक कहाँ से है। एक चेहरा जिस तरह का आपका है, दाढ़ी माशाल्लाह, आपके बाल, आपका स्टाइल और आपका गाड़ी चलाने का स्टाइल, हेलमेट के साथ जिस तरह से आप बढ़ते हो, तो आपने ये तरबियत वगैरह कहाँ से हासिल की सुल्तान साहब? जी बिल्कुल, हज़रत सुल्तान बाहू के खानवादा से ताल्लुक़ है और हमारे खानवादा में जी बचपन से ही हमें घुड़सवारी की और फिर नेज़ाबाजी की तरबियत दी जाती है। तो हॉर्स से हॉर्स पावर के सफ़र में कोई इतना दिक्कत नहीं पेश आई। उसमें भी स्पीड भी है और वो भी एक ख़तरनाक खेल है, मुश्किल खेल है, टेक्निकल खेल है। तो ये इसमें भी बहुत स्पीड है और ये भी बहुत टेक्निकल है, बट मैं समझता हूँ मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे सिखाने वाले अच्छे मिले और मैंने अच्छे से सीखा और मैंने कोशिश की कि मैं जो अपना पूरा एफर्ट दूं इसमें, ताकि हम अपने मुल्क के लिए बाहर की ममालिक में भी अपने मुल्क के झंडे के साथ जा सकें। अच्छा सुल्तान साहब, जाहिर है सिखाने वाले भी, और आपने अगर घोड़सवारी सीखी हुई है, नेज़ाबाजी सीखी हुई है, माशाल्लाह से आप ऐसे घराने से, ऐसे फनवादे हैं। वैसे जिनसे आपने सीखा नादिर मक्सी साहब, उनकी कारकर्दगी कैसी रही? उनकी गाड़ी में कोई खराबी, कोई खामी, कोई ऐसी चीज़ थी, वो कैसे आपने उन्हें कैसे शिकस्त दे दी? जी फैसल भाई, साफ ज़ाहिर है नादिर मक्सी साहब इस खेल के एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत उनका एक्सपीरियंस है। हम सब उन्हीं से ही सीखते हैं। इवन कि अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर के लिए भी हम उनसे एडवाइस लेते हैं। तो उनका जितना एक्सपीरियंस है, साफ ज़ाहिर है वो तो हमेशा टॉप पे ही रहते हैं। एक्चुअली उनकी गाड़ी में भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहे। अच्छा। उन्होंने भी फेस किए, जिस तरह मैंने किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी फिनिश किया और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं अपने उस्ताद के साथ पोडियम के ऊपर खड़ा हूँ। इनके अलावा भी गाड़ियाँ बहुत अच्छी बन के आई थी और ऑलमोस्ट अभी जो ए प्रिपेयर्ड की रेस है इसमें ऑलमोस्ट सब गाड़ियाँ सेम है। अच्छा। सेम सेटअप है, लॉन्ग ट्रेवल किट्स डली हुई हैं, अच्छे सस्पेंशन लगे हुए हैं, पावरफुल V8 इंजन लगे हुए हैं, तो सब गाड़ियाँ बहुत तेज हैं। अच्छा। और चलाने वाले भी बहुत अच्छे हैं, यंग रेसर्स हैं इसमें, एक्सपीरियंस रेसर्स भी हैं। तो मेरे ख्याल में 7-8 रेसर्स ऐसे थे जो कि बहुत अच्छी चला रहे थे और अच्छी गाड़ियां थी उनकी। ओवरऑल बाकी भी सब अच्छे थे हमारी कैटेगरी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया कि मैं अपने मोमेंटम को, स्पीड को बरकरार रखने के साथ साथ गाड़ी को भी सेव कर सका। और अच्छा सान मोहम्मद अली साहब, आपने पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया, उससे तजर्बे से आपको कोई फायदा हुआ? पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की, अब आइंदा आपका प्लान किया पाकिस्तान से बाहर भी कोई ऐसा, या पाकिस्तान के अंदर सारी रेसें और इस तरह की जो रेसिंग होगी उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे और पाकिस्तान से बाहर भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मुझे ये मौका मिला और जो मेरा एक्सपीरियंस है बाहर का उसका भी मुझे यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने मुल्क को और भी जगहों पे रिप्रेजेंट करें, जैसे डाकार रैली दुनिया की सबसे बड़ी रैली है, सबसे टफ रेस है। इसी तरह बाहा 1000 जो US में होती है, वो भी मदर ऑफ द रेसेस उसको कहा जाता है। तो ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह अपने मुल्क को वहाँ भी रिप्रेजेंट करें, अपने मुल्क के झंडे के साथ वहाँ जाएं और गल्फ में, इवन कि एशिया के बाकी कंट्रीज़ में भी
ऑफ रोड रेसिंग होती है, रैली क्रॉस होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ भी जाएं और एक टीम बना के जाएं, और जो अच्छे एक्सपीरियंस रेसर्स हैं, यंग रेसर्स हैं, और स्पेशली जो हमारे लेजेंड हैं नादिर मक्सी साहब, उनके साथ मिल के हम एक टीम बना के जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मैं पर उम्मीद हूँ कि जिस तरह से ये खेल ग्रो कर रहे हैं, 2 साल पहले यहाँ पे 100 के करीब एंट्रीज थी, आज 150 हैं। तो यंगस्टर्स जिस तरह इसके अंदर अपनी दिलचस्पी शो कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान के रेसर्स हमें F1 के अंदर भी नज़र आएंगे, डकार में भी नज़र आएंगे, बाहा में भी नज़र आएंगे। और अगर हुकूमत की सपोर्ट और हुकूमत का साथ मिल जाए तो मेरे ख्याल में ये सफ़र जो 10-20 साल में तय होना है वो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ेदार बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के कल्चर के लिए। चोलिस्तान रैली एक ऐसे खानवादे ने जीती है जो रूहानियत के लिए उनका घराना मशहूर है। सुल्तान मोहम्मद अली साहब, उन्होंने ये जीती है माशाल्लाह से, और इनकी खुसूसियात और भी हैं, इनके घराने की खुसूसियत और भी हैं। अल्लामा इकबाल के ऊपर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो इनका एक इदारा है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट, वो करता है, उसके ये फाउंडिंग फादर हैं, और बहुत मरबूत अंदाज के अंदर पाकिस्तान की, कश्मीर की, अल्लामा इकबाल की तर्जुमानी करते रहे हैं। मैं देख के हैरान हुआ कि ये रेस, ये मामूली रेस नहीं है जिसके अंदर इतने इस सफ़े अव्वल के रेसर्स हों, जिसमें नादिर मक्सी साहब जैसे लोग हों और सुल्तान मोहम्मद अली साहब उन्हें हरा दें। बड़ी कामयाबी की बात है, और उनके जो अज़ाइम हैं आइंदा पाकिस्तान को मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर इस खेल को ले जाने के और जीतने के, वो भी बहुत ज़बरदस्त हैं। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।